आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप। इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम एम लक्ष्मीकांत को एमसीक्यूज़ के थ्रू चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन करने से पहले सिटीजनशिप को क्विकली रिवाइज करेंगे एंड लाइक 2 to 3 मिनट्स जो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उन्हें हम देखेंगे। बाकी मॉडर्न स्टेट की तरह इंडिया में भी दो तरह के लोग रहते हैं, सिटीजन्स एंड एलियंस। सिटीजन्स फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के और वो इंजॉय करते हैं सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। दूसरी तरफ एलियंस किसी और कंट्री के सिटीजन्स होते हैं और वो सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय नहीं करते हैं। एलियंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फ्रेंडली एलियंस और सेकंड इज एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस सब्जेक्ट होते हैं उन कंट्री के जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं और एनिमी एलियंस उन कंट्री के सिटीजन्स होते हैं जिनके साथ इंडिया वॉर में है। अभी किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को एनिमी एलियन डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि इंडिया किसी के साथ भी वॉर में नहीं है। जो एनिमी एलियंस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम राइट्स एंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू फ्रेंडली एलियंस। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो एनिमी एलियंस होते हैं दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। अब हम कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस देख लेते हैं जो अवेलेबल है ओनली इंडियन सिटीजन को और उन्हें डिनाई किया गया है एलियंस को। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 है वो अवेलेबल है ओनली इंडियन सिटीजन्स को और बाकी फंडामेंटल राइट्स एलियंस भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम कुछ और राइट्स की बात करते हैं, जैसे कि राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सिर्फ सिटीजन्स के पास ही है। और राइट टू कंटेस्ट इन मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कुछ जो पब्लिक ऑफिसेज है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही इन ऑफिसेज को एक्वायर कर सकते हैं। ये एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। इंडिया में दोनों ही सिटीजन्स बाय बर्थ एज वेल एज न्यूट्रलाइज्ड सिटीजन्स एलिजिबल होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जबकि यूएसए में जो सिटीजन्स बाय बर्थ होते हैं वही एलिजिबल होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिगार्डिंग प्रोविजन पार्ट सेकंड में है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परमानेंट और एलोबरेट प्रोविजंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परमानेंट और एलोबरेट प्रोविजंस नहीं दिया गया है रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ये सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो सिटीजन्स बने थे एट इट्स कमिसमेंट, दैट इज ऑन January 26, 1950। इसमें डिफरेंट 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन थे जो सिटीजन बने थे एट इट्स कमिसमेंट। उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए रिगार्डिंग द लॉस एंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है जो प्रोवाइड करता है लॉस एंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमिसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड करता था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को भी, बट ये प्रोविजन डिलीट किया गया है बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। जहां पे हम बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अगर पहले एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करें कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, तो इसके 5 अलग अलग तरीके हैं टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले है बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाय बर्थ। इसमें आपने 3 डेट्स याद रखनी है। फर्स्ट डेट इज January 26, 1950। अगर कोई भी पर्सन बॉर्न हुआ है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 तो वो सिटीजन होता है इंडिया का इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। चाहे उसके पेरेंट्स उस टाइम इंडिया के सिटीजन्स थे या नहीं तो उसे कंसिडर किया जाएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें जो सेकेंड प्रोविजन है अंडर बाय बर्थ वाली कैटेगरी के अंडर, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन जो बॉर्न हुआ है इंडिया में ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर एंड 2004 तो उसे कंसिडर किया जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट्स के पास इंडियन सिटीजनशिप हो उसके बर्थ के टाइम पे।
ठीक है। और थर्ड जो प्रोविजन है दैट इज अगर कोई भी पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया में ऑन और आफ्टर दिसंबर 3 2004 तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है अगर उसके दोनों ही पेरेंट्स सिटीजन हो इंडिया के एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, तो ये है कि कैसे सिटीजनशिप मिलता है बाय बर्थ और किसको ये सिटीजनशिप मिलता है। और आपने ये ध्यान रखना है जो चिल्ड्रन होते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स के वो एलिजिबल नहीं होते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ के लिए। सेकेंड इज बाय डिसेंट। यहाँ पे डिसेंट का मतलब है जो कोई ब्लड रिलेशन रखता हो, जैसे उसके कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सिटीजन्स थे इंडिया के, तो वो कैसे इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। इसके लिए ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है ऑन और आफ्टर जनवरी 26 1950 बट बिफोर 10th दिसंबर 1992 वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा बाय डिसेंट अगर उसके बर्थ के टाइम जो उसके फादर थे वो सिटीजन है इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन ये है। और सेकंड प्रोविजन है अगर कोई भी जो पर्सन है बॉर्न हुआ है आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 10 1992 वो कंसिडर किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कोई भी एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हो उसके बर्थ के टाइम। जो थर्ड कंडीशन है दैट इज अगर कोई भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है ऑन और आफ्टर दिसंबर 3 2004 वो सिटीजन होगा इंडिया का बाय डिसेंट अगर उसकी जो बर्थ है वो रजिस्टर किया जाता है विद इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ। तो ये प्रोविजन था दैट हाउ टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब थर्ड प्रोविजन जो है दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को रजिस्टर कर सकती है एज अ सिटीजन अगर वो बिलोंग करता है इन सब कैटेगरी से। तो हम कुछ कैटेगरीज देख सकते हैं, बाकी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है अगर वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स तो वो एलिजिबल होता है फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सेकेंड है अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अगर कोई इंडियन ऑरिजिन पर्सन है और वो रेजिडेंट है किसी भी कंट्री का आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया तो वो भी एलिजिबल होता है। और अगर कोई पर्सन मैरिड है टू इंडियन सिटीजन और वो कंट्री में रह रहा है फॉर द पास्ट 7 ईयर्स तो वो भी अप्लाई कर सकता है फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी कंडीशन है और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज बाय नेचुरलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट करती है सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टू एनी पर्सन जो इलीगल माइग्रेंट नहीं हो और ये सारी क्वालिफिकेशन को पोजेस करता हो। इसमें सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है दैट इज वो सिटीजन नहीं होनी चाहिए कोई ऐसी कंट्री का जो इंडियन सिटीजन्स को सिटीजनशिप ना प्रोवाइड करते हो बाय न्यूट्रलाइजेशन। और जो यहाँ पे सेकंड कंडीशन है दैट इज अगर वो ये सभी क्वालिफिकेशन को पोजेस करता हो जैसे इज ऑफ गुड कैरेक्टर और दैट ही इज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वो ये सब क्वालिफिकेशन को पोजेस करता हो तो उसे ग्रांट किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और जो लास्ट है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप से रिगार्डिंग दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टेरिटरी को एक्वायर करती है जो वहाँ के सिटीजन होंगे वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जब इंडिया ने एक्वायर किया था पौंडीचेरी को इन 1962 में तो जो वहाँ के सब्जेक्ट्स थे जो सिटीजन्स थे वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए थे। अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स 3 ways of losing citizenships whether acquired under the act or prior to it under the constitution। और वो 3 तरीके हैं रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। पहला है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन यहाँ पे एक वॉलेंटरली अगर कोई गिव अप करता है इंडियन सिटीजनशिप को एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, और ये जो डिक्लेरेशन है अगर इंडिया किस टाइम वॉर पे है तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके डिक्लेरेशन को रिफ्यूज कर सकती है। और इसमें ये भी प्रोविजन है कि जो पर्सन अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है उस टाइम पे जो उसके माइनर चिल्ड्रन होते हैं उनकी सिटीजनशिप भी चली जाती है, बट बाद में जब वो 18 ईयर्स के हो गए तो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड है बाय टर्मिनेशन। जब कोई इंडियन सिटीजन किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो उसकी जो इंडियन सिटीजन है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। हाउएवर ये प्रोविजन अगर इंडिया वॉर में है तो उस टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड थर्ड एंड लास्ट इज बाय डेप्रिवेशन।
ये एक कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी जो सिटीजन है इंडिया का, उसने ऑब्टेन किया है इंडियन सिटीजनशिप को बाय फ्रॉड, और कॉन्स्टिट्यूशन शो अगर कोई इंडिविजुअल डिसलॉयल्टी शो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और थर्ड इज अनलॉफुल ट्रेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, तो उस केस पे उस सिटीजन को डिप्राइव किया जाता है ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। और लास्ट जो इसका प्रोविजन है, और अगर वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, उस केस में भी डिप्राइव किया जाता है। ये सारे प्रोविजंस थे रिगार्डिंग सिटीजनशिप। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और कुछ जो और टॉपिक्स है यहाँ पे रह गए हैं उन्हें हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। आपका जो स्कोर आता है तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं। First question is, consider the following statements with reference to provision related to the citizenship of India. First statement is, the Constitution of India empowers the center and state to enact laws for matter relating to the grant of citizenship. And second is, according to the Constitution of India, an individual who migrated to Pakistan from India during partition and returned back later cannot become a citizen of India. Which of the following statement above is are correct? So here correct answer is D, which is neither one nor two. यहाँ पे दोनों ही statements incorrect है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिगार्डिंग प्रोविजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। इसके लिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को एनेक्ट किया है, जो डील करता है सिटीजनशिप के एक्विजिशन और लॉस ऑफ द सिटीजनशिप, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्लियामेंट ने इसे अमेंड किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहली बार 1986 में अमेंड किया था, उसके बाद 92, 2003, 2005 एंड लास्ट टाइम 2019 में अमेंड किया गया है। और जो सिटीजनशिप है दैट इज अ सब्जेक्ट 17 अंडर लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7। तो इससे रिगार्डिंग जो भी लॉ है वो पार्लियामेंट ही बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरी के पर्सन से डील करता है जो एलिजिबल थे टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया था और वापस माइग्रेट होकर पाकिस्तान से इंडिया आता है, वो सिटीजन इंडिया का बन सकता है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज डी। Second question is, the Constitution of India originally provided for which of the following provisions related to the citizenship? First statement is, modes of acquiring citizenship after the commencement of the Constitution, procedure describing the registration of the person of Indian origin residing outside India. Third is, mechanism of grant citizenship rights to person migrated from Pakistan to India. Select the correct answer using the given codes below. So here correct answer is B, which is 2 and 3 only. First statement यहाँ पे incorrect है because Constitution of India under Article 5 to 8 only prescribes the class of person who can become citizen at the time of commencement of the Constitution. जो modes acquiring the citizenship after the commencement was left to the Parliament to legislate, और इसके लिए Parliament ने the Citizenship Amendment Act 1955 को enact किया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये दोनों प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रिक्वायर्स एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, acquisition of citizenship by incorporation of territory, acquisition of citizenship by birth. So here correct answer is D, which is 1 and 2 only. जब कोई सिटीजनशिप को एक्वायर करता है थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, दैट रिक्वायर्स एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो हियर करेक्ट आंसर इज D, which is 1 and 2 only. Next question is, who among the following is are eligible to get registered as citizen of India? First is, a person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India. Second statement is, a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 2 years. Third statement is, a person of full age and capacity who is earlier an Indian citizen and is ordinarily resident in India for 12 months. So here correct answer is
C, which is 1 and 3 only. Because here the second statement is incorrect. अगर कोई पर्सन जो मैरिड है इंडियन सिटीजन से, वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स. सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज सी. Next is, which of the following conditions can lead to the loss of Indian citizenship of an individual? First is acquiring citizenship of another country, unlawful trade with enemy during a war. Third is a citizen of India ordinarily resident out of India for 5 years. Select the correct answer from the codes given below. So here correct answer is D, which is 1 and 2 only. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगर कोई सिटीजन है इंडिया का और वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 7 ईयर्स, तो उस केस में इनकी सिटीजनशिप चली जाएगी. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू अ पर्सन if he is a citizen of any country and undertakes to renounce the citizenship of that country. Second is he has an adequate knowledge of a language specified in 8th schedule of the constitution. And third is he has resided in India continuously for the last 7 years. हियर करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 1 and 2 ओनली. यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. एक एग्रीगेट पीरियड होता है 14 ईयर्स का बिफोर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन. एक 12 मंथ्स का पीरियड होता है जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली या तो इंडिया में रिजाइड होना चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में होना चाहिए या दोनों में से कोई एक हो. तो उसमें जो एक एग्रीगेट अमाउंट होता है दैट शुड नॉट बी लेस देन 11 ईयर्स. और 12 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन वो 12 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रहा हो. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. आपको क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. Next is, an Indian citizen has declared renunciation of his citizenship in 2020 when his son was 10 years old. Subsequently, his declaration of renunciation was successfully registered. Which of the following fundamental rights will be enjoyed by his son as of today? Right to privacy, protection against arrest and detention, right to freedom of speech and expression. So here correct answer is C, which is 1 and 2 only. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि जो फंडामेंटल राइट्स है कुछ वो दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एलियंस उन्हें कहा जाता है. तो जब कोई पर्सन अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनंसिएशन के लिए अप्लाई कर देता है और उसकी रिनंसिएशन को भी सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया जाता है, जो उस टाइम उसके माइनर चाइल्ड होते हैं तो उनकी सिटीजनशिप भी चली जाती है और वो भी सिटीजन नहीं रहेंगे. जब वो सिटीजन नहीं है तो वो राइट टू प्राइवेसी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन को एंजॉय कर सकते हैं. जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19 वो एप्लीकेबल है ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो हियर करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 2 ओनली. Next is, with reference to the citizenship in India, consider the following statements. First is, only a citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of President of India. Second is, one has to be Indian citizen to contest for the membership of Parliament and state legislature. So हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हियर करेक्ट आंसर इज बी, विच इज 2 ओनली. इंडिया में दोनों ही जो सिटीजन बाय बर्थ है और सिटीजन बाय नेचुरलाइज्ड है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि हमने देखा है अमेरिका में जो सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ होते हैं वही कंटेस्ट कर सकते हैं. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर हियर इज बी, विच इज 2 ओनली. Consider the following statement with reference to overseas citizen of India. OCI cards provides long-term visa-free travels and stay in India. This statement is correct. OCI cardholders are eligible for appearing in all India entrance tests such as NEET and JEE. This statement is also correct. And third is, the OCI cardholder will be required to get their document reissued only once at the age of 20. This statement is also correct. So here correct answer is C, which is 1, 2 and 3. देखिए पहले जो 2020 से पहले है देर आर 2 कैटेगरीज. एक होते थे OCI, दैट इज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एंड सेकंड इज POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन.
सरकार ने इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब जो इन्हें टर्म है दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इनको OCIC के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिटीजन है किसी और कंट्री के, बट इनको एक कार्ड इशू किया जाता है अगर वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और इस कार्ड से इन्हें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इनको वीज़ा फ्री विजिट मिल जाते हैं और ये जितने मर्जी टाइम तक चाहे इंडिया में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। बट इनको वही है कि कुछ सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। वर्क कर सकते हैं बट जैसे इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं, ये सारे राइट्स इन्हें नहीं दिए जाते हैं। बट ये यहाँ पे काम कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स वीज़ा फ्री विजिट इनको होता है और यहाँ पे ये रह भी सकते हैं। सो ये बेनिफिट्स है OCI कार्ड होल्डर के। Next is, which of the following events may lead to the loss of Indian citizenship for an individual? First is when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country. Second is if the citizen has shown disloyalty to the Constitution of India. And third is if he is a minor whose parents has renounced Indian citizenship. So here correct answer is D, which is 1, 2 and 3. इन तीनों ही केस में सिटीजनशिप चली जाती है। जो लास्ट है थर्ड केस में, जब वो 18 ईयर्स अटेन कर लेगा, जो माइनर था, तो उसके पास ऑप्शन होता है टू अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। बाकी दोनों केसेस में सिटीजनशिप चली जाती है। Next question is, consider the following statement with reference to the Citizenship Amendment Act of 2019. First statement is, the act repealed the provision of Commonwealth citizenship. This statement is incorrect because the Citizenship Amendment Act of 2003 repealed the provision of Commonwealth citizenship. So first statement यहाँ पे incorrect है। Second statement is, the act allows Indian citizenship for certain religious communities who came to India before December 2014 from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh only. This statement is correct. जो religious minorities थे like हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो 2014 से पहले इंडिया आए थे, उनके लिए ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, विच इज 2 ओनली। इसमें ये चेंजेस लाए गए थे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी इन तीन कंट्रीज़ में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस जो इंडिया आए थे दिसंबर 2014 से पहले, पहले प्रोविजन होता था कि इन्हें अगर नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, जो क्वालिफिकेशन था वो 11 ईयर्स था, बट इस अमेंडमेंट ने ये रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया था। तो ये प्रोविजन था इसमें। Next is, consider the following statement with reference to overseas citizen of India card holder. First is, a person who originally belongs to Pakistan and is a spouse of an Indian citizen can become the overseas citizen of India card holder. Second is, a person holding more than one nationality cannot apply for the overseas citizens of India card. Which of the following statements are correct? So here correct answer is D, which is neither 1 nor 2. जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम है वो अनडिवाइडेड इंडिया के पर्सन के लिए नहीं है। जो पर्सन पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ पर्सन होल्डिंग मोर देन वन नेशनलिटी कैन नॉट अप्लाई। अगर कोई मोर देन वन नेशनलिटी होल्ड करता है, मतलब कि एक से ज़्यादा कंट्री की उसके पास सिटीजनशिप है, तो वो अप्लाई कर सकता है अगर जो सिटीजनशिप है उनमें से कोई भी एक सिटीजनशिप ड्यूल सिटीजनशिप के लिए अलाउ करती हो, तो उस केस में OCI कार्ड उसे मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड होते हैं इंडिया के, उनके जो चिल्ड्रन है वो सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज, एन इंडिविजुअल कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन इफ ही इज एन इंडियन origin इंडिविजुअल हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस outside undivided India. So this statement is correct. Third statement is, a person registered as an overseas citizen of India card holder for 5 years. This statement is correct. जो रजिस्टर्ड होते हैं OCI कार्ड होल्डर, उन्हें 5 साल में सिटीजन मिल जाता है। सो और रिजाइड करते हो इंडिया में फॉर 12 months एलिजिबल फॉर द ग्रांट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। सो हियर करेक्ट आंसर इज B, विच इज 2 and 3 ओनली।
Next is consider the following statement with respect to Citizenship Amendment Act of 2019. First statement is it provides Indian citizenship to minorities from all the neighboring countries who entered India illegally. This statement is incorrect because it provides for Indian citizens to minorities from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. And second is it exempts the migrants from the adverse penal consequences of the password entry into India Act of 1920. This statement is correct. And third is it provides for the creation of the National Register of Indian Citizenship. This statement is also incorrect. So here correct answer is C, which is 2 only. Last question is with reference to overseas citizens of India card holder, consider the following statement. A citizen of another country who was a citizen of India at any time after the commencement of the constitution is eligible to become the OCI card holder. This statement is correct. Second statement is OCI card holders are entitled to multiple entry lifelong visa for visiting India for any purpose. Yes, this statement is correct. So here correct answer is A, which is 1 and 2 only, because third statement here is incorrect. Third statement is OCI card holder enjoy the right to equality of opportunity in matters of public employment. No, this statement is incorrect because this right is available to the citizens of India, not to the OCI. You can download the PDF of this video from my Telegram channel and link of the Telegram channel is given in the description box. अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे है तो आप उन्हें देख सकते हैं. जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर और ये 2 to 3 डेज में अपलोड हो जाएगा चैनल पे, तो आप उसे रिवाइज कर दीजिए. अगर आपको कोई सजेशन देना है, अगर आपको मतलब जो पढ़ाने का तरीका है वो चेंज करना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. मैं इसे अप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो से.